ही फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेपोलियन के रिफॉर्म्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एग्ज़ाम में हर ईयर इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट हमें आइडिया मिल जाए कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेपोलियन का जो सुधार था दोस्तों, उसने फ्रांस में अधिकारवादी यानी कि ऑथोरिटेरियन व्यवस्था का आधार बनाया। इस पर विवेचन कीजिए। आपको बताना है कि किस तरह से जो नेपोलियन का रिफॉर्म्स था उसके वजह से फ्रांस में जो है ऑथोरिटेरियन जो है रूल आया था। सेकंड है, नेपोलियन की जो नीतियां है वो मतलब किस हद तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो प्रिंसिपल थे, उसके जो सिद्धांत थे, उसके निरंतरता में थी या उसके परिवर्तन का प्रतीक थी। तो आपको बता रहे हैं यहाँ पे नेपोलियन का जो भी रिफॉर्म्स था दोस्तों, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो डिमांड्स मांगे गए थे, कितना वो उसके साथ था और कितना वो उससे अलग था, उसके मतलब बिल्कुल अलग था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेपोलियन की जो नीतियाँ थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल से अलग थी, है ना, उसका वायलेशन कर रही थी वो। आपको इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करने को कहा गया है। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने श्वेता ठाकुर के कमेंट करने पर बना रही हूँ, और इससे पहले भी श्वेता के ही कमेंट करने पर मैंने जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन और इस तरह के और भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ओनली देन वी कैन हेल्प यू। फ्रांस में सेंट्रलाइजेशन ने एब्सोल्यूटिज्म को और ज़्यादा मजबूत कर दिया था दोस्तों। मतलब ऑब्वियसली अगर पावर किसी एक जगह सेंट्रलाइज होगी तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो लोग एब्सोल्यूट पावर हो जाएंगे। सो वही यहाँ पर हो रहा था। नेशनल असेंबली एंड नेपोलियन मिलकर फ्रांस की पूरी काया पलट करना चाहते थे। लाइक वो उसको एक मॉडर्न नेशन बनाना चाहते थे। इसलिए वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका जो एजुकेशन प्रोसेस था उसमें, ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही में, जुडिशरी में, रिलीजन में, हर चीज़ों में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं एंड करते भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों प्रशासन यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो लाइक जो ओल्ड रिजिम का जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था, अब तो वो बिल्कुल तबाह हो चुका था एंड उसकी जगह हमें अभी कुछ चाहिए ना, कोई एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पर। तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील की गई ताकि जो लोकल लेवल पे चीज़ें उसको सही से मैनेज किया जाए। उसको कौन मैनेज करेगा? जो फूड्स वगैरह है, पब्लिक ऑर्डर की चीज़ें हैं, इसके लिए एक नीड थी, है ना। तो फाइनली क्या होता है दोस्तों, 1790 में कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं एंड टोटल 83 डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 से ज़्यादा कैंटन होते थे और हर कैंटन के अंदर बहुत सारे कम्यून्स होते थे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ा, फिर उससे छोटा लेवल, उससे छोटा लेवल करते करते वो पूरे लोकल लेवल पे पेनिट्रेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरह से हैंडल करने के लिए। एंड हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मेयर्स, डायरेक्टर्स, रूरल काउंसिल जैसे इलेक्टेड ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते थे। एंड जो पहले क्या होता था दोस्तों, पहले ना इंटेंडेंट्स नाम के रॉयल ऑफिशियल होते थे, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है। हर प्रांत में एक प्रीफेक्ट होता है जो गवर्नमेंट के आदेशों को वहाँ पर सही से लागू करता है, टैक्स कलेक्शन को देखता है, अपॉइंटमेंट को देखता है, इन सारी चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार होता है। सेकंड देखते हैं हम दोस्तों डोमेस्टिक मेजर्स, है ना। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स क्या क्या लाए जाते हैं यानी कि घरेलू चीज़ों के लिए। तो 5 सेक्शंस थी जो पॉलिसीज़ बनाती थी। एक थी नेवी, वॉर, इंटीरियर, लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस। 5 चीज़ें दोस्तों, नेवी, वॉर, इंटीरियर, लेजिस्लेशन एंड फाइनेंस। थर्ड में जो रिफॉर्म्स है दोस्तों वो है कंसोलेट एंड एम्पायर। इसके अंदर पॉलिसीज़ बनाई जाती थी। मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस 1796 में फाइनली फाउंड की जाती है, ठीक है। पुलिस का फाउंडेशन होता है यहाँ पे एंड ये 4 रीजनल पुलिस स्टेशन को एडमिनिस्टर करेगा। और ये 4 रीजनल पुलिस स्टेशन करेंगे क्या, इनका क्या काम है? तो ये खुफिया पुलिस की तरह काम करने वाले हैं।
सेंसरशिप का ये ध्यान देंगे, सेंसरशिप पर कि क्या पब्लिश होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सरकार के अगेंस्ट कौन बोल रहा है, ये सब ये देखेंगे। ये प्रिजन यानी कि जेल जो है उसको देख रेख करेंगे, उसको देखेंगे वो, और ये पूरे टाइम सर्विलेंस पर रहेंगे। नेपोलियन जब सत्ता में आते हैं तो उनका दो मेन गोल था, ठीक है, दो चीज़ें वो करना चाहते थे। पहला कि वो कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसके लिए ही उन्होंने पुलिस ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस का फाउंडेशन रखा। एंड सेकेंडली उनके जो विरोधी थे दोस्तों, उनके जो एनिमीज थे उसको वो सप्रेस करना चाह रहे थे, यानी उनका दमन करना चाह रहे थे। और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से नेपोलियन ने मिनिस्ट्री ऑफ पुलिस की फाउंडेशन रखी। अब हम देखते हैं जो सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या हो रहा था। सो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे, जो कि 1790 में बना था। इससे पहले इलेक्टेड जजेस होते थे, कलेक्टर्स होते थे, पर नेपोलियन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह किसे अपॉइंट किया, तो मेयर को अपॉइंट किया। अब हम देख रहे हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा सेंट्रलाइज किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि और ज़्यादा अच्छे से अब काम कर पा रहा है और इफ़िशिएंटली काम कर पा रहा है। एंड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एंड गवर्नमेंट के पास अब टैक्स भी जो है वो काफ़ी अच्छा खासा टैक्स जो है, अच्छे पैसे काफ़ी आ रहे थे गवर्नमेंट के पास। तो अब आप स्टेटस में ऊपर हो या नीचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको टैक्स देना पड़ेगा। किसी को भी जन्म के बेसिस पर, स्टेटस के बेसिस पर कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलने वाली दोस्तों, सारी प्रिविलेजेस नेपोलियन ने ख़त्म कर दिए। ये थोड़ा बहुत इक्वालिटी को प्रमोट करने लगे थे, पर हम आगे देखेंगे दोस्तों कि इन्होंने वुमेंस को लेकर काम नहीं किया। इक्वालिटी पे काम करना तो चाह रहे थे पर इन्होंने वुमेंस को एड्रेस नहीं किया। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हो? अगर नहीं करते दोस्तों तो आप ये करो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कम पढ़ के ही अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो एक स्ट्रैटेजी से आप पढ़ाई करो ना, क्योंकि टाइम भी कम है, आपके पेपर्स आने वाले हैं। सो मैंने ये सब आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है दोस्तों मेरे इस चैनल पर। सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना दोस्तों, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं आपके सिलेबस के। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम देखते हैं लीगल यानी कि जो कानूनी मैटर्स थे उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। तो फ्रांस में लगभग 300 से ज़्यादा कानून व्यवस्था हुआ करती थी। साउथ फ्रांस पर रोम का कानून, नॉर्थ में कस्टमरीज लॉज चलते थे। तब नेपोलियन लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर नेशन को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं, यानी कि नेशन को यूनिफाई करते हैं एंड कंसुलर एंड इंपीरियल राइट्स इस्टेब्लिश करते हैं। एंड वहाँ के लोगों को ये ऑथोरिटेरियन जो रूल था, रोम का जो ऑथोरिटेरियन रूल था वो पसंद वैसे भी नहीं था। वो लोग भी जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चाह रहे थे, सो वो ये चाह ही रहे थे और नेपोलियन ने ये कर भी दिया था। तो ये था हमारा लीगल रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स, मैंने इन सारी चीज़ों को ना टॉपिक वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में वो इजी पड़े। आपको पॉइंट्स, आप सिर्फ पॉइंट्स याद रखना, मैंने जितने भी 11-12 पॉइंट्स इसमें दिए हैं आप वो ध्यान रखना, थोड़ा बहुत मैटर्स याद रखना, आप एग्ज़ाम में आंसर लिख लोगे दोस्तों। अगर आप लेकिन पॉइंट्स अगर नहीं डाल रहे हो, बीच में बहुत सारे हेडिंग्स नहीं दे रहे हो, आप कहानी की तरह रट्टाफिकेशन कर रहे हो दोस्तों, तो एग्जामिनर भी ढंग से चेक नहीं करने वाला, ना ही वो अच्छे नंबर देने वाला है आपको। सो आंसर को पॉइंट्स में लिखो दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे, इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एटसेट्रा, इन सभी पर वीडियोस अपलोड करा हुआ है। आप उन्हें ज़रूर चेक करना दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पर आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं दोस्तों। सो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात की गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी।
चाहे वो सक्सेशन की बात हो, वसीयत की बात हो यानी विल की बात हो, मैरिज की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, हर चीज़ में इक्वालिटी लाई जा रही थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेजिस्लेशन का जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अभी हमारे देश की है ना, उसमें लेजिस्लेशन हम लोग पारित करते हैं, तो वही चीज़ हो रही थी, स्टार्ट किया गया, जिसके तहत डेथ, मैरिज, बर्थ, डाइवोर्स, हर चीज़ से रिलेटेड जो मैटर्स होगा उसमें यहाँ पर वोट कराया जाता था। तो हम देख रहे हैं कि लीगल रिफॉर्म्स में लोग चाह ही रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आए, और नेपोलियन ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश कर ही दी थी। हर चीज़ के लिए वोट होगा, है ना, इक्वालिटी की कोशिश की जा रही थी, तो लोग जो चाह रहे थे वही नेपोलियन कर भी रहे थे। अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं तो दोस्तों वह है नेपोलियन का कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेपोलियन का जो कोड है वो वहाँ की सोसाइटी में, फ्रांस की सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करता है। नेपोलियन को ऐसा लगता है कि जो रोमन लॉ है वो उनके ऑथोरिटेरियन नेचर को ना सूट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रोम का भी जो रूल था वो थोड़ा ऑथोरिटेरियन इन नेचर था, तो उसको वो सूट कर रहा है। पैथरिक अथॉरिटी जो होती थी उसको फिर से इस्टेब्लिश किया जाता है, जो पैथरिक जो अथॉरिटी होती थी उसको फिर से इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड डाइवोर्स का कानून रहता है पर उसमें बहुत सारे लिमिट्स भी लगाए जाते हैं। एंड इस कोड में दोस्तों वुमेन्स के लिए कुछ भी खास नहीं था। इनफैक्ट उन्हें तो सबऑर्डिनेट बना दिया गया था अपने हस्बैंड्स का, अपने पतियों का, यानी वुमेन को फिर से दोस्तों एक नीचे जगह दी गई है ना। उनकी आइडेंटिटी उनके पति से होगी, वुमेन की कुछ खुद की आइडेंटिटी नहीं होगी, जैसा कि होते आया है अभी तक भी। हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी पहले वुमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन दिया जाता था। यहाँ भी वही हो रहा है। इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस की बात तो की गई, पर नेपोलियन के कोड में इम्प्लीमेंट ये नहीं हो पाई थी दोस्तों। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मतलब समानता लाने की कोशिश कर रहे थे मैन और वुमेन के बीच में, लेकिन ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। और नेपोलियंस के कोड में दोस्तों जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे जो कैथोलिक चर्च या इन सबको, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। अब आपके योग्यता के बेसिस पे, आप किस लायक हो उसके बेसिस पर आप करियर चुन सकते हो। एंड आपको एम्प्लॉयमेंट का भी फ्रीडम मिलता है इसके साथ ही, और फ्रीडम का भी मतलब रिलीजन का भी फ्रीडम दिया गया दोस्तों। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से नेपोलियन जो है वो पोप के साथ एक ट्रीटी करते हैं काइंड ऑफ, है ना। तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी राइट्स एंड सिटीजनशिप राइट्स। तो इस पॉइंट में हम देखते हैं कि नेपोलियन ने एक नया प्रॉपर्टी राइट एंड सिटीजनशिप राइट इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन के कोड में सिविल कोड था, सिविल प्रोसीजर कोड था एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी इंक्लूडेड था, ठीक है। सिविल्स के लिए था, सिविल प्रोसीजर क्या होगा, क्रिमिनल के लिए क्या होगा, तीनों चीज़ें थी। समाज में शांति और स्टेबिलिटी लाने के लिए इसे फ्रेम किया गया था। लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल सके, इसके लिए फ्रेम किया गया। कोर्ट में कोई भी काम है वो जल्दी जल्दी हो सके, ज़्यादा पेंडिंग ना रहे, इसके लिए ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। और साथ ही प्रॉपर्टी के जो मालिक होते थे अब वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकते, कहीं भी बेच सकते हैं, उनका जैसे मन करे वो अपने प्रॉपर्टी का वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी अधिकार इनको मिल गया था। एंड जो प्रॉपर्टी के जो वारिस होते थे दोस्तों, मतलब उसके बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉपर्टी का, आधा मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको भी अब जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ये था हमारा प्रॉपर्टी राइट्स एंड सिटीजनशिप राइट्स। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन। तो जो नेशनल असेंबली थी उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स तो लाए ही थे, बहुत सारा वो इनोवेशन भी कर रहा था, कुछ नया लाने का ट्राई कर रहा था, जैसे कि मेट्रिक सिस्टम ऑफ वेट, जो सामानों को ना दोस्तों मीटर, ग्राम, लीटर एटसेट्रा में माप सकता था। एंड इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा, सभी को बहुत पसंद आया। इनफैक्ट आज भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैट्रिक सिस्टम जो था दोस्तों, इनोवेशन, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उसी तरह एक रिपब्लिक कैलेंडर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये कैलेंडर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बर्थ से शुरू हो रहा था एंड इसमें काफ़ी सारे नए नए नाम भी थे। पर दोस्तों ये कैलेंडर जो था ना, ये नहीं चल पाया और ये बुरी तरह फेल हुआ। तो ऑब्वियसली कुछ इनोवेशन हो रहा है तो कुछ सक्सेसफुल रहा, जैसे मेट्रिक सिस्टम। जो फेल हुआ वो था कैलेंडर।
जो एंशियन रिजीम थी, यानी कि जो पुरातन व्यवस्था थी, उसमें कैथोलिक चर्च का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। इनफैक्ट वो सबसे ऊपर था, चर्च, कैथोलिक चर्च का हुक्म सबसे ऊपर हुआ करता था। पर जब नेपोलियन सत्ता में आए, उन्होंने सिविल कॉन्स्टिट्यूशन थोप दिया कलर्जिस पर भी। अब दोस्तों, अब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर रहने वाला है, ना कि कलर्जी। जिसके तहत क्या हुआ, चर्च को नेपोलियन ने नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकृत कर दिया। चर्च की प्रॉपर्टी भी सीज कर ली गई। और ये सब देखकर ऑब्वियसली जो कैथोलिक चर्च है, या जो वो लोग जो कैथोलिक क्रिश्चियन है, वो काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद करने लगे। कोई भी करेगा, है ना, कि उनके बिलीव्स को यहाँ पे मतलब हैम्पर किया जा रहा है। तो ऐसा हुआ। पर नेशनल असेंबली अभी तो और रिफॉर्म्स लाने वाली थी। अभी तो बस क्या बोलते हैं, बस उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोला, सीज करा है ना, चर्च को नेशनलाइज किया। अभी और भी रिफॉर्म्स आने वाले हैं, जैसे कि डी क्रिश्चियनाइजेशन। क्रिश्चियंस को दोस्तों आप देख रहे हो डी क्रिश्चियनाइज कर रहे हैं ना, उनका धर्म बदल रहे हैं। इसकी भी पॉलिसी लाई गई। एक्चुअली में क्या था कि नेपोलियन एक सेकुलर स्टेट बनाना चाह रहे थे, चीज़ों को वो सेकुलर बनाना चाह रहे थे, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष, दैट इज़ स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। इसीलिए वो डी क्रिश्चियनाइजेशन की पॉलिसीज़ ला रहे थे। स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। आर्टिकल 10 में डिक्लेरेशन आता है मैन एंड सिटीजन के राइट्स का, और इससे फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। यानी कि आर्टिकल 10 जो है दोस्तों, इसकी बदौलत वहाँ के लोगों को धर्म की स्वतंत्रता मिल गई। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आराम से इन नोट्स पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये सब मेरे खुद के नोट्स है दोस्तों, और मेरे बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी चेक्ड है प्रोफेसर्स के द्वारा, डीयू के मार्क्ड है, मुझे मार्क्स भी ऑलरेडी मिले हुए इन सब चीज़ों पे। एंड बहुत सारे तो मैंने जो क्लास नोट्स जो मेरे खुद के होते थे, उन सब पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो सो यू कैन टोटली रिलाई अपॉन दिस नोट्स। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं कंकॉर्डेंट। तो ये एक्चुअली में पोप एंड नेपोलियन के बीच का एक समझौता था, जो कि 1801 में होता है। नेपोलियन अभी तक समझ चुके थे कि लोग जो थे वो धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं, एंड धर्म के जरिए ही लोगों को सही तरीके से यूनाइट किया जा सकता है। तो वो फिर धर्म का हेल्प लेते हैं। तो कंकॉर्डेंट के तहत कैथोलिक चर्च जो है वो फ्रेंच रिपब्लिक को मान्यता देती है। दोनों एक्सचेंज करते हैं ना, कैथोलिक चर्च जो है वो फ्रेंच रिपब्लिक को मान्यता देगी, और जो ये जो है आपका फ्रेंच रिपब्लिक, ये कैथोलिक जो रिलीजन है इसको मेजॉरिटी रिलीजन का दर्जा देता है इन रिटर्न। बट साथ ही जूस और जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस है दोस्तों, उनको भी जो है स्टेट प्रोटेक्शन देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैथोलिक को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सेकुलर बनाना चाह रहे थे, तो ये जूस और प्रोटेस्टेंट को भी प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री मोबिलाइजेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो नेपोलियन थे वो बाहरी और खुद के अंदर के दुश्मनों से बचने के लिए एक कमेटी बनाते हैं, जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी। लोगों की सुरक्षा के लिए ये कमेटी थी। उन्होंने प्रपोज किया कि सभी सिटीजन जो कि 18 से 25 साल के बीच होंगे, उन सबको मिलिट्री में सर्व करना होगा, और ये कंपलसरी है, सबको करना है, 18 से 25 साल तक के बीच के सभी को। जो मैरिड और जब लड़ाइयाँ होती थी तो जो मैरिड मेन होते थे, शादीशुदा, वो वेपन्स यानी कि वो हथियार बनाते थे, खाना सप्लाई करते थे। और ऐसे आदमी जो वॉर में मतलब, और जो मैरिड नहीं होते थे, वो सारे आदमी को क्या क्या था, उन सबको ना लड़ने भेजा था वॉर्स में। वुमेन जो है उनको क्या काम दिया गया था, वो यूनिफॉर्म सिलती थी, घायलों की देखभाल करती थी, टेंट्स बनाती थी। जो छोटे बच्चे होते थे उन्हें बैंडेज इकट्ठा करने के लिए, है ना, वो मतलब पुराने कपड़े वगैरह जो होते थे वो उन्हें इकट्ठा करते थे बैंडेज के लिए, क्योंकि अब चोट लगेगी, लड़ाई होगी, तो है ना, तो उनकी पट्टी कैसे की जाएगी, तो उसके लिए वो कपड़े जुगाड़ करते रहते थे। और जो बुज़ुर्ग लोग थे दोस्तों, उनका बस ये काम था कि आप सिपाहियों का मोरल बढ़ाओ, है ना, उनको और प्रोत्साहित करो, ये काम था जो बुज़ुर्ग लोग होते थे। सो पब्लिक सेफ्टी कमेटी को सारे पावर मिले हुए थे, जिससे भी मिलिट्री की शक्तियाँ बढ़ सकती है। बढ़ाओ, जैसे भी बढ़ सकती है मिलिट्री की शक्ति, आप बढ़ाओ, आपको सारे पावर दिए गए हैं। किसको? पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट को। अगर नई फैक्ट्रीज खोलनी है आर्म्स और वेपन्स बनाने के लिए, तो वो भी खोलो, जो करना पड़े वो करो, लेकिन मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ाओ। एंड
फिर हम देखते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी गवर्नमेंट में एक्चुअली, क्योंकि आप एजुकेशन के ज़रिए ही आप अपने लोगों के, अपने आने वाले जनरेशन के आप दिलो दिमाग में बैठ सकते हो, जगह बना सकते हो। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले एजुकेशन पर चर्च का कंट्रोल था, बट नेपोलियन जब आते हैं सत्ता में तो वो इंस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट करते हैं, जहां बच्चों को ऑब्वियसली पढ़ाया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक का होगा। एंड क्या पढ़ाया जा रहा है इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन सब पर नेपोलियन की नज़र होती थी। एक्चुअली में नेपोलियन चाहता था कि एजुकेशन ऐसा दिया जाए जिससे लोग और ज़्यादा वफ़ादार बने नेपोलियन के प्रति। एंड सेकेंडली, एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अच्छा पोस्ट मिले और नेपोलियन को अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मिले, क्योंकि अच्छे गवर्नमेंट चलाने के लिए दोस्तों अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी तो चाहिए। और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स कब आएंगे? जब आपका एजुकेशन सही होगा, आप उस पोस्ट के लायक होगे। तो बहुत दूर की सोच से थे नेपोलियन, तो उन्होंने ये किया। एंड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नेपोलियन ने इंपीरियल यूनिवर्सिटी नाम की एक नई संस्था का भी गठन किया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत ही रिफाइंड है दोस्तों, आप इसको अच्छे से रेडी करना, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो हम एक थोड़ा वाइंड अप करते, कंक्लूज़न में देखते हैं कि हाँ, नेपोलियन ने अचानक बहुत सारे चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, पर वो ऐसा करके बस शांति और क्या कहेंगे, सोसाइटी में बस हार्मनी लाना चाह रहे थे वो। नेपोलियन ने एक गवर्नमेंट की स्थापना भी की, एक स्टेबल गवर्नमेंट की स्थापना की, है ना, एक स्टेबल गवर्नमेंट है अब। एंड हम नेपोलियन को एक्चुअली कुछ मायने में हम डिस्ट्रॉयर भी कह सकते हैं, और कुछ मायने में हम उनको प्रिजर्वर भी कह सकते हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पॉलिटिकल लिबर्टी मांगी जा रही थी, है ना, एंड नेपोलियन खुद भी जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समर्थक थे, तो उन्होंने बहुत सारी मांगों को ना लाया भी, जो लोग मांग रहे थे उन्होंने किया, और कुछ चीज़ें रह भी गई दोस्तों। एंड अगर हम वुमेन के रिगार्ड में अगर हम देखें, तो नेपोलियन ने उनके एजुकेशन पर, वुमेंस के एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मतलब वुमेंस पे ध्यान ही नहीं दिया ज़्यादा, है ना उनके एजुकेशन पे, उनके स्टेटस पे, कुछ पे ध्यान नहीं दिया। एंड पोप के साथ संबंध जो बीच में बहुत ख़राब हो गए थे, उसको भी इन्होंने ठीक किया, पोप के साथ अच्छे रिलेशन फिर से इस्टेब्लिश किया इन्होंने। एंड नेपोलियन कोड ने दोस्तों जितनी भी प्रिविलेजेस वहाँ मिल रही थी उस समय फ्रांस में, उन सबको भी ख़त्म किया। सो फ्रेंड्स, हमने नेपोलियन रिफॉर्म्स में क्या क्या अभी तक कवर किया। हमने देखा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेस्टिक मेजर्स, है ना, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मिलिट्री मोबिलाइजेशंस देखे हमने, नेपोलियन का कोड देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखी, लीगल रिफॉर्म्स देखे, कॉन्कॉर्डेंट देखा, क्या कुछ इनोवेशंस हो रहे थे, प्रॉपर्टी के जो राइट्स थे, सिटीजनशिप राइट्स थे, वो सब देखे। सो कंसुलेट देखा, एम्पायर देखा। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स आप ना एटलीस्ट टॉपिक्स याद रखो और एग्जाम में उन पे कुछ मैटर्स लिख दो, आपको बहुत मस्त नंबर मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड नोट्स के साथ। थैंक यू।